हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज ये ओनली हिंदी में होगा। ठीक है, मैं वैसे तो इंग्लिश में करवाती हूँ, बट आज का जो कंटेंट होगा वो टोटली हिंदी में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो वीडियोस है वो पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक कालीन अनुष्ठान साहित्य इनका संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए 3 आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन कि केवल पहला करेक्ट है, ऑप्शन बी है केवल पहला और तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन सी है केवल दूसरा और तीसरा है, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है? पहला स्टेटमेंट है, श्रौत्र सूत्र सार्वजनिक यज्ञ की अनुमति राजा एवं अन्य 3 उच्च वर्णों के लिए होती थी। ग्रह सूत्र के अनुसार जन्म, विवाह और अंत्येष्टि से संबंधित पारिवारिक अनुष्ठान। तीसरा दिया हुआ स्टेटमेंट, शूल्व सूत्र यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए माप। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे उत्तर डी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वैदिक कालीन अनुष्ठान साहित्य है। श्रौत सूत्र के अनुसार राजा और जो 3 उच्च वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, बाकी जो चौथी कैटेगरी थी वो शूद्र की थी, को विशाल सार्वजनिक यज्ञ करने की अनुमति हुआ करती थी, जबकि जो शूद्र थे, शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। शूद्रों के साथ में याद रखिएगा कि महिलाओं को भी यज्ञ करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। ग्रह सूत्र का कार्य क्या था? जन्म, विवाह और अंत्येष्टि से संबंधित सभी पारिवारिक अनुष्ठान निर्धारित करना। शूल्व सूत्र यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की मापें निर्धारित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऋग्वैदिक काल में भूमि को निजी संपत्ति माना जाता था। दूसरा है, ऋग्वैदिक काल में राजा ने एक स्थायी सेना रखना आरंभ कर दिया था। तीसरा है, वैदिक काल के आरंभ से ही पशु वध वर्जित था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। तो स्टेटमेंट जो भी करेक्ट है बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, यानी कि केवल पहला ही करेक्ट है यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में भूमि को निजी संपत्ति माना जाता था। स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में भूमि सुस्थापित निजी संपत्ति के प्रकार का धन थी। गायों के लिए युद्ध किए जाते थे क्योंकि गाय उत्तम धन मानी जाती थी। उस समय के लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु प्रजा, पशु, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य एवं संपत्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे। ऋग्वैदिक युग में स्थायी सेना का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। केवल महाजनपद काल से राजा ने स्थायी सेना रखना आरंभ किया था। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, ऋग्वैदिक काल में राजा ने एक स्थायी सेना रखना आरंभ कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, ऋग्वैदिक काल में जो राजा लोग हुआ करते थे वो स्थायी सेना रखना स्टार्ट नहीं किए थे। पशु बलि धार्मिक भेंट का महत्वपूर्ण भाग था। कृषि के प्रारंभिक चरण में होने का मुख्य कारण खेत की जुताई हेतु प्राप्त बैल उपलब्ध न होना था। अब यहाँ पे बात की गई है, थर्ड स्टेटमेंट में है पशुवध वर्जित था। तो ऐसा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे बलि वगैरह दिया जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के संबंध में वाजपेयी और राजसूय से आशय है। ए है राजाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले अनुष्ठान, बी है सैन्य और राजकोष अधिकारी, सी है जनजातियों के नाम, और डी है लोकप्रिय सभाएं। तो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ए, राजाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले अनुष्ठान। तो क्या क्या थे? राजाओं द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विशिष्ट अवसरों पर संपन्न किए जाने वाले अनुष्ठान। एक था भैष्य यज्ञ, राजसूय, वाजपेयी, अग्निष्टोम एंड सत्रमेध आदि। आगे आने वाले क्लासेस में इन सारे को मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक युग के दौरान प्रचलित
कबीलाई सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। दूसरा है, वे सैन्य और धार्मिक कार्यों का संचालित करती थी। तीसरा है, महिलाएं कभी भी इन सभाओं में भाग नहीं लेती थी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर बी देखते हैं क्या है। उत्तर बी है, केवल पहला और दूसरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। विभिन्न कबीलाई सभाएं जैसे सभा, समिति, विधेय, गण का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये सभाएं और धार्मिक कार्यों का संचालित करती थी। ऋग्वेद काल में महिलाएं इन सभाओं की बैठकों, सभा और समितियों में भाग लेती थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में इनका प्रवेश की प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का प्रवेश नहीं था किसी भी प्रकार के सभा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत के संदर्भ में ब्रह्मदेव शब्द से आशय है। ऑप्शन ए है, ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर। ऑप्शन बी है, गैर ब्राह्मण किसानों से संबंधित भूमि ब्राह्मण के लिए समर्पित मंदिरों के निर्माण हेतु आवंटित भूमि। और ऑप्शन डी है आपका, ब्राह्मणों को भेंट में दी गई कर मुक्ति भूमि। ब्रह्मदेव से क्या आशय है? उत्तर नंबर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर डी, ब्राह्मणों को भेंट में दी गई कर मुक्ति। ब्रह्मदेव एकल भूखंड या संपूर्ण गांव के रूप में ब्राह्मणों को दिया गया एक कर मुक्त उपहार था। प्रारंभ में यह सत्तारूढ़ राजवंशों द्वारा दिया जाता था, लेकिन बाद में मुखियों, व्यापारियों, सामंतों आदि द्वारा अपना लिया गया। ब्रह्मदेव को ब्राह्मणीय ग्रंथों में योग्यता प्राप्त करने और पापों के विनाश का एक अचूक उपाय बताया गया है। ब्रह्मदेव ने कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार और नागरिक बस्तियों के उद्भव में सहायता की। इसने राजाओं को अपने शासन के लिए वैचारिक समर्थन प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की। इसके द्वारा कभी कभी किसानों को उनके भूमि अधिकारों से भी वंचित किया गया, जिसके कारण सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ और परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों, किसानों और राजाओं के बीच हिंसक संघर्ष भी हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं वैदिक कालीन लोगों के सामाजिक जीवन से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दिए हुए हैं। 3, गोत्र व्यवस्था। सेकंड है, सुस्थापित आश्रम प्रणाली। तीसरा है, मातृ सत्तात्मक परिवार प्रणाली। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुस्थापित आश्रय स्टेटमेंट तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का भाग थी। आश्रम प्रणाली सुस्थापित नहीं हुआ करती थी, समाज प्रतिष्ठात्मक था। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा ऐसा वंश था, कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसमें मातृ सत्तात्मक को चलता था, यानी कि माताओं को पिता के ज़्यादा सम्मान नहीं रख के बल्कि माताओं को ऊपर रखा जाता था? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कथन ए है, पहला है यहाँ पे, ऋग्वैदिक धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद के रूप में वर्णित किया जा सकता था। देवताओं ने मनुष्य या पशु रूपों के गुणों का वर्णन किया जाता था। और थर्ड है, अग्नि देवी की पूजा की जाती थी। ऑप्शन ए है केवल पहला करेक्ट है। ऑप्शन बी है केवल पहला और तीसरा करेक्ट है। ऑप्शन सी है केवल पहला और दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ऑप्शन डी है केवल दूसरा और तीसरा करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ऋग्वैदिक लोगों ने वर्षों के आगमन, सूर्य और चंद्रमा की उपस्थित, नदियों, पहाड़ों और इसी तरह अन्य चीज़ों की व्यवस्था करना मुश्किल पाया। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर दिया और उन्हें सजीव प्राणियों के रूप में देखा, जिनमें उन्होंने मानव या पशु गुणों को आरोपित किया। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र या पुरंदर थे। अन्य प्रमुख देवता अग्नि, वरुण, सोम और मरुत थे। कई स्रोत
कई स्रोत या मंत्र सरस्वती नदी और अदिति व उषा जैसी अन्य देवियों को समर्पित है। इसलिए ऋग्वैदिक धर्म को प्राकृतिक बहुदेवाद के रूप में वर्णित किया जाता है। ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, याद रखना। ऋग्वैदिक धर्म और ईरानी अवेस्ता के धर्म मध्य आश्चर्यजनक रूप से समानताएं विद्यमान थी। अग्नि संप्रदाय भारतीय आर्यों और भारतीय चार ईरानियों दोनों का विशेष लक्षण माना जाता है। अग्निदेव का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है और अग्नि पूजा अवेस्ता में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा या कौन से परिवर्तन देखे गए हैं। पहला है प्रादेशिक राज्य का उद्भव, दूसरा है ऋग्वैदिक काल के मुख्य पशुचारी समाज का कृषि समाज में परिवर्तित होना, तीसरा है वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व में आना। ऑप्शंस है कि पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, बी है केवल पहला और दूसरा करेक्ट है, सी है कि केवल तीसरा करेक्ट है, डी है कि केवल दूसरा और तीसरा करेक्ट है। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी बना, जैसे कि क्षत्रिय शासकों के अधीन जनपद नामक क्षेत्रीय राज्यों को उद्भव, युद्ध ने केवल मवेशियों पर कब्जे हेतु बल्कि क्षेत्र के लिए भी लड़े जाते थे। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध इसी अवधि में माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्लास 12th में होगा, आपने पढ़ा होगा महाभारत पूरा किसकी वजह हुआ था, कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, किस वजह से हुआ था ये भी आपको मालूम होगा। प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य रूप से पशुचारी समाज कृषि समाज में परिवर्तित हो गया था। कबीलाई पशुचारक किसानों में परिवर्तित होने लगे, जो प्राय अपने प्रमुख को भेंट अर्पित कर उसका भरण पोषण कर सकते थे। राजा या जनपदी कहलाने वाले प्रमुख का विकास कबीलाई कृषकों के आर्थिक सहयोग से हुआ और उन्होंने वैश्य कहलाने वाले आम लोगों के विरुद्ध अपने संरक्षण का समर्थन करने वाले पुरोहित को मुक्त हस्त से पुरस्कृत किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वैदिक काल के दौरान निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थी। पहला है पशुचरण, दूसरा है काष्ठक्रम, तीसरा है कताई, चौथा है कृषि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला और चौथा, बी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों करेक्ट है, सी है दूसरा और चौथा करेक्ट है, डी है कि पहला और दूसरा करेक्ट है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही करेक्ट है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारक लोग थे और उनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। उनकी संपत्ति का आकलन उनके मवेशियों के संदर्भ में किया जाता था। जब वे स्थायी रूप से उत्तर भारत में बसे तो उन्होंने कृषि कार्य आरंभ किया। लोहे के ज्ञान और उपयोग के माध्यम से वे वनों को साफ कर सकते थे और अधिकाधिक भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त करने में सक्षम हो गए। काष्ठक्रम यानी कि बढ़ईगिरी एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय था और साफ किए गए वनों से प्राप्त काष्ठ यानी काष्ठ में लकड़ी ने इस व्यवसाय को लाभप्रद बना दिया। काष्ठ कर्मियों द्वारा रथों और हलों का निर्माण किया जाता था। धातु कर्मकार तांबा, पीतल व लोहे की विधि प्रकार के वस्तु बनाया करते थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वैदिक मंत्रोच्चार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला है मंत्रोच्चार का संबंध ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से है। दूसरा है इसे यूनेस्को द्वारा भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। पहला और दूसरे स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों ही सही है, या फिर ना ही तो पहला सही है ना ही तो दूसरा सही है। तो यहाँ पे उत्तर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। कैसे देखते हैं। भारतीय संगीत का इतिहास वैदिक मंत्रोच्चार की सुरमय धुनों से के साथ आरंभ होता है। व्याकरण को
सन्निहित करने वाला प्राचीनतम संगीत वैदिक संगीत था। निश्चित ही ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जा सकता है। जो लोग 5000 वर्ष पुराने हैं। ऋग्वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। यजुर्वेद भी धार्मिक मंत्रोच्चार वाला ग्रंथ है। संगीत की सबसे आरंभिक परंपराओं का प्रादुर्भाव सामवेद से माना जा सकता है। इसमें ऐसे श्लोक हैं जिन्हें संगीतबद्ध किया गया था। यह निर्धारित करता है कि वैदिक मंत्रों का उतार चढ़ाव व उच्चारण के एक विशेष तरीकों के साथ गाया जाए। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को यूनेस्को द्वारा 2008 डेट याद रखना 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान दिया गया था। डेट याद रखना, डेट हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये रहे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड आज के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, सबके साथ में आप शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को वायरल दे और वायरल हो। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोस को, तो थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।